नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आपका जो फर्स्ट पेपर है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको संरचनात्मक प्रकारवाद की अवधारणा के बारे में बताया था, और संरचनात्मक प्रकारवाद का जो परिप्रेक्ष्य है उसको A.R. रेटक्लिफ ब्राउन का क्या योगदान है, इसकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियोस में प्रारंभ कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना के बाद रेटक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के प्रकारों की बात की है। For Brown, the social structure is an arrangement of individuals and groups defined and regulated by institutions and norms. जैसा कि आपने पहले भी अध्ययन किया था, रेटक्लिफ ब्राउन के लिए सामाजिक संरचना व्यक्तियों और समूहों की एक ऐसी प्रतिमानता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं और नियमों, मानदंडों के माध्यम से परिभाषित और नियंत्रित होती है। He says that there are two ways, models of approaching or studying the social structure. तो वो ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए हमारे पास दो रास्ते या दो उपागम हैं, दो मॉडल्स हैं। और ये मॉडल कौन कौन से हैं? द एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉडल एंड द जनरल स्ट्रक्चर मॉडल। तो जो पहला मॉडल वो ऑफर कर रहे हैं वो है एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉडल, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संरचनात्मक मॉडल कह सकते हैं, प्रतिमान कह सकते हैं। और जनरल स्ट्रक्चर मॉडल यानी सामान्य संरचनात्मक प्रतिमान कह सकते हैं। The actual social structure is the relationship between individuals and groups at a specific point in time which may change with time. तो जो वास्तविक सामाजिक संरचना है वह रेटक्लिफ ब्राउन के अनुसार क्या है? वह व्यक्तियों और समूहों के बीच का वो संबंध है जो एक दिए हुए समय में पाया जाता है, एक निश्चित समय बिंदु पर पाया जाता है, और जो समय के साथ जिसमें बदलाव हो सकते हैं। जैसे वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी अर्बन इंडियन फैमिली। मतलब अगर हम समकालीन नगरीय भारतीय परिवार की बात कर रहे हैं, इस समय के भारतीय परिवार की बात कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर। तो वो वास्तविक सामाजिक संरचना कहलाती है कि इस समय का जो हमारा परिवार है वह कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसमें पति पत्नी के संबंध क्या है, उसमें माता पिता और संतान के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं, सिबलिंग्स के, भाई बहनों के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं। तो एक दिए हुए समय बिंदु में परिवार का जो रूप है वह कहलाता है एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर, वास्तविक सामाजिक संरचना। और ये समय के साथ बदल सकता है। मतलब आज का जो परिवार है 10 साल बाद उसमें बदलाव हो सकते हैं, जो परिवार की संरचना है। The general social structure, on the other hand, is the relatively stable social structure that remains more or less constant over time. तो एक तरफ तो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है जो किसी दिए हुए समय बिंदु में किसी सामाजिक संरचना के अध्ययन की बात करता है, जबकि जो जनरल सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामान्य सामाजिक संरचना है, वो जो सापेक्षिक रूप से स्थिर सामाजिक संरचना की बात करती है। मतलब जो एक लंबे समय से लगभग स्थिर है, जो उसकी सामान्य संरचना है। तो अगर हम एक सामान्य भारतीय परिवार, या जिसे हम कहते हैं कि जो यूनिक इंडियन फैमिली है, जो इंडियन फैमिली का सामान्य स्वरूप है किसी भी समय बिंदु पर, वह जो है वह उसका जनरल सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। वह उसके सामान्य जो सामाजिक संरचना है उसको बतलाता है। तो इस तरह से एक तो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी संस्था या किसी स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना का क्या स्वरूप है उसको बताता है, और जो सामान्य सामाजिक संरचना है वह किसी समय बिंदु पर नहीं बल्कि एक जनरल, एक सामान्य सामाजिक संरचना जो किसी भी यूनिट की हो सकती है उसकी बात करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फिर
जो स्ट्रक्चर की बात करते हुए एक्चुअल और जनरल के बारे में व्याख्या करने के बाद जब वो अपना जो सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है उसको हमें समझाते हैं, तो ब्राउन फिर से ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी की तरफ बढ़ते हैं। In elucidating his perspective on structural functionalism, Brown again turns to the organismic analogy. तो जो जीव सादृश्य है वो केंद्र में है रेटक्लिफ ब्राउन के पूरे पर्सपेक्टिव में, उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग में। ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं पिछले कई वीडियोस में, हम बार बार इस अवधारणा की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी मतलब जीव सादृश्य, मतलब जैसे जीव की संरचना है उसी तरह से समाज की संरचना है। Just as the structure of an organism is an ordered arrangement of its parts and their functions, similarly, social structure is an ordered arrangement of individuals and groups and their functions. तो वो ये ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी जीव सादृश्य है उसका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जैसे किसी भी जीव के शरीर के अलग अलग भाग और उनके पारस्परिक जो प्रकार्य हैं उनके एक व्यवस्थित स्वरूप को हम देखते हैं, उसी तरह से सामाजिक संरचना भी जो व्यक्ति और समूह हैं उनके प्रकार्यों का एक व्यवस्थित, उनके पारस्परिक प्रकार्यों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। Social structure, according to Brown, is to be studied by examining the arrangements of functions that make society persistent. तो हम अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ब्राउन कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन प्रकार्यों का अध्ययन करना चाहिए या उन प्रकार्यों की जांच करनी चाहिए जो समाज के बने रहने में, समाज के स्थायित्व में, समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो समाजशास्त्री का काम क्या है कि जब वह किसी भी सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करे, किसी भी सामाजिक संरचना का अध्ययन करे, तो वो उन फंक्शंस पर अपना ध्यान केंद्रित करे, उन फंक्शंस की पहचान करे, उन प्रकार्यों की पहचान करे जो समाज के बने रहने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो समाज की निरंतरता को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो समाज की स्थायित्व परसिस्टेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो फिर से एक बार फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन ऑफ एनी यूनिट इज द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आप समझ रहे हैं वो फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी यूनिट की हम कह रहे हैं फंक्शंस को की पहचान करें। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज प्रकार, वो कहते हैं द फंक्शन ऑफ एनी यूनिट इज द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो समाज के अलग अलग, जो स्ट्रक्चर के अलग अलग यूनिट्स हैं उनका प्रकार क्या है, इनका प्रकार वह योगदान है, वह भूमिका है जो वो समाज की निरंतरता को बनाए रखने में देते हैं। जो योगदान उनका है किसी भी यूनिट का, वो योगदान, वो भूमिका, वो कार्य जो समाज के बने रहने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह उसका सामाजिक प्रकार है, वो उसका सोशल फंक्शन है, और इसको आइडेंटिफाई करना सोशियोलॉजिस्ट का काम है। तो अगर हम आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, समाज का एक भाग है उसकी आर्थिक संस्थाएं, तो हम किस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम आर्थिक संस्थाओं के उन रोल्स की तरफ देखेंगे जो समाज को बनाए रखने में जरूरी होती है, जो सामाजिक संरचना की निरंतरता की दृष्टि से जरूरी होती है। और एक सोशियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इसलिए इकोनॉमिक संस्थाओं में होता है क्योंकि वो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है और वह समाज की संरचना को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो उस योगदान को हमें आइडेंटिफाई करना है, उस फंक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है और जानना है कि वो क्या योगदान देती है समाज के बने रहने में। उसी तरह से राजनीतिक संस्थाओं का भी एक प्रकार है सामाजिक संरचना के संदर्भ में। तो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में राजनीतिक संस्थाओं की जो भूमिका है उसको आइडेंटिफाई करना है
और यह देखना है कि वे कैसे समाज को बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो यह बात जो है रेक्लिफ ब्राउन महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना के जो अलग अलग भाग हैं वो सामाजिक संरचना को बनाए रखने की दृष्टि से, सामाजिक निरंतरता को, संरचना की निरंतरता को बनाए रखने की दृष्टि से, सामाजिक संरचना के स्थायित्व को बनाए रखने की दृष्टि से उनका क्या योगदान है, वह उनका प्रकार्य होता है और उस प्रकार्य को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। He further points out that the relationships between parts of an organism to one another are not static. They are dynamic in the sense that they are functionally interrelated. अब एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं और जो फिर उसको जीव के साथ जोड़ती है वह क्या है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जीव के शरीर के अलग अलग भाग हैं और वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से समाज के शरीर के भी अलग अलग भाग हैं, लेकिन ये जो भाग अलग अलग है वे एक दूसरे से जड़ रूप में नहीं जुड़े हुए, बल्कि वे प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे स्टैटिक नहीं है, वह स्थिर नहीं है, बल्कि वह निरंतर गतिमान है, वह डायनेमिक है और परस्पर एक प्रक्रिया है, एक फंक्शन है जिसके जरिए से वो जुड़े हुए हैं। तो जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, यानी जो शरीर के अलग अलग भागों के अरेंजमेंट है और उन भागों के जो फंक्शंस हैं वो परस्पर इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड है। तो वे प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसलिए ये एक स्टैटिक अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक, एक गतिशील व्यवस्था है। In all types of organisms other than the dead ones, structure and function are logically linked, and structure and function support each other and are necessary for each other's continuity. तो वो कह रहे हैं सभी तरह के जीवों में, चाहे वह प्राणी शास्त्रीय जीव हो या वो समाज रूपी जीव हो, दोनों में ही जो स्ट्रक्चर है, संरचना है और जो फंक्शन है, प्रकार्य है, वे एक दूसरे के साथ तार्किक रूप से जुड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और प्रकार्य एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आधार प्रदान करते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर ईच अदर्स कंटिन्यूटी, और एक दूसरे के बने रहने के लिए, एक दूसरे की निरंतरता के लिए आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ये बात जो है, ये जो उनका सिद्धांत है, ये जो उनका पर्सपेक्टिव है समाज को देखने का, इसे ही हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो रेक्लिफ ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के संदर्भ में हमको इतना ही पढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो व्यापक उपागम है, जो अप्रोच है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने की दृष्टि से आपको ये प्रेजेंटेशन उपयोगी लगा होगा। अगले वीडियोस में हम दूसरे जो विद्वान हैं, जो सिद्धांतकार हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।